नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका होस्ट अमर मोदी सर। चलिए, हम लोग आज क्लासेस शुरू कर रहे हैं अभी, ठीक है। और आपको मालूम ही होगा कि सामान्य हिंदी में आपने काफ़ी कक्षा कर रखा है। तो आज हम लोग की कक्षा संख्या 11 होने को है। कक्षा संख्या 11 होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज समास। क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे समास, ठीक है। चलिए, क्या होता है समास? देखिए, सिंपल सा बात को समझिएगा, समास को एकदम आसान शब्दों में समझना है। जब किसी बात के लिए एक लंबी शब्द हो, जैसे पुस्तकों का घर, पुस्तकों का आलय, छोटा करना है उसे पुस्तकालय। जब हम बड़े शब्द को या दो से अधिक शब्द के वाक्यों को एक करके प्रधानता लाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वही समास होता है। समास में कभी कभी क्या होता है कि समास का पहला पद प्रधान हो जाता है तो कभी दूसरा पद प्रधान हो जाता है। ये हम लोग देखेंगे आगे में, इसलिए उदाहरण को समझते हुए कि कब पहला पद प्रधान हो जाता है, कब दूसरा पद प्रधान हो जाता है। तो इसको समझिए कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप होना। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बने उसे क्या कहते हैं? उसे ही समास कहते हैं, ठीक है। या आप रखिए, जब दो या दो से अधिक शब्दों का पास पास लाकर एक नया सार्थक शब्द बनाया जाता है तो शब्दों को इस तरह संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। मैंने आपको बताया अभी, बड़े शब्द हैं, लंबे शब्द हैं, उनको छोटा करना है तो उसके लिए जो शब्द का प्रयोग करेंगे उसे समास कहेंगे। उदाहरण के तौर पे देखिए, हवन के लिए सामग्री काफी बड़ी है, इसे छोटा कर दिया, हवन सामग्री, ये समास हो गया। कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात श्री राम। ये आपके लिए नहीं है, ये उचित नहीं है। मैंने आपको अर्थात बता दिया कि आपको एक और जानकारी हो जाएगी कि कमल के समान जिसके नयन होते हैं उसे श्री राम कहा जाता है। अर्थात कमल के समान नयन है जिसके, तो इतने बड़े शब्दों के लिए क्या करना है? एक छोटा शब्द का प्रयोग कर लिए, कमल नयन। देखिए, समास में मैं आपको काफी सारा उदाहरण दूंगा, काफी सारा उदाहरण दूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन भी दे दूं कि राज राठौर एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करेंगे आप, ठीक है। ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप पे आपको जनरल हिंदी प्लस नेट के लिए पेपर 2, नेट पेपर 2 के लिए हम आपको वहां पे मिलेंगे। और वहां हम लोग देखेंगे नेट पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट के साथ है, हिस्ट्री है, हिंदी है और पॉलिटी है, ठीक है। तो जल्दी डाउनलोड कीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए फिर से कम बैक टू योर सिलेबस, ठीक है। आइए, अब देखिए, नियम के अनुसार, इतने बड़े शब्द हैं, इसे एक शब्द में बदलना है तो नियमानुसार। ये नियमानुसार यह समास है, ठीक है। गायों के लिए शाला, गौशाला। डाक के लिए खाना, डाकघर, ठीक है, या डाक खाना। पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकालय, ठीक। पशुओं के लिए शाला, पशुशाला। नील और कमल, नीलकमल। राजा का पुत्र, राजपुत्र, ठीक है। मन से चाहा हुआ, मनोवांछित। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। तो आप यहाँ देख पाए होंगे कि काफी बड़े बड़े शब्दों का छोटा अर्थ कर देना ही क्या कहलाता है। मैंने आपको एक बात और बोला था कि समास में क्या होता है, कभी कभी पहला पद प्रधान हो जाता है, कभी दूसरा पद प्रधान हो जाता है, कभी कभी दोनों पद प्रधान रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, राजपुत्र में, राजा का पुत्र में पहला पद नहीं अंतिम पद प्रधान हो जा रहा है। और देश के लिए भक्ति में देश भी प्रधान है और भक्ति भी प्रधान है, ठीक है। पशुशाला में पशु पहला पद है, वो प्रधान हो जाता है। तो आगे देखेंगे, ठीक है। समास रचना में दो पद होते हैं, इन दो पद में जो नया पद शब्द बनता है वो समस्त पद क्या कहलाता है? समस्त पद समास कहलाता है, समस्त पद समास कहलाता है। देखिए, और आप समझिएगा कि हमने आपको बताया अभी कि समास में दो पद होते हैं, समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं समास में? समास में दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद, यानी बाद वाला। जैसे गंगा जल में समझिए, गंगा जल से समझिए, इसमें गंगा जो है वो पूर्व पद है और जल क्या है? उत्तर पद है। उत्तर पद का मतलब होता है बाद में आने वाला पद, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एक फिर से रिपीट कर लीजिए। समास क्या है? दो शब्द या दो से अधिक शब्द को मिला के अगर छोटा शब्द बनाया जाए तो उसे समास कहते हैं। या समास
एक बड़े शब्द वाक्यों का एक छोटा रूप हमें दिखना है, छोटा रूप बनाना है, तो छोटे रूप को भी हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। कितने समास होते हैं, 6 प्रकार के समास होते हैं। ठीक है। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, इसको जानने के पहले यह समझिए कि आखिर ये अव्ययी होता क्या है, अव्ययी किसे कहते हैं। देखिए, जो शब्द लिंग हो, वचन हो, कारक हो, काल हो, इन सब के अनुसार नहीं बदले। क्या नहीं बदले, लिंग आ जाए तो भी वही है, लिंग परिवर्तन हो रहा है तो भी वही शब्द है। तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलता है उन्हें अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अब आते हैं, ये बातें तो आप समझ गए, अव्यय किसे कहते हैं, जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदले वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अव्यय। तो अव्यय भाव समास क्या होता है, जिस समासिक पद का पहला पद, क्या पहला पद प्रधान हो, वो क्या कहलाता है, अव्यय भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है, अव्यय भाव समास कहलाता है। ज्यादा नहीं ध्यान रखना है, पहला ध्यान रखना है, जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान हो वह अव्यय भाव समास कहलाता है। इसी कारण से अव्यय भाव का समस्त पद सदा लिंग, वचन और विभक्तिहीन रहता है। जैसे यदि मान लेते हैं, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय के रूप को प्रयुक्त करता हो तो भी हम उसे क्या कहेंगे, अव्यय भाव समास कहेंगे। अव्यय भाव समास को पहचानने के लिए कुछ नियम बनाई गई है, कुछ विधियां हैं, उस विधियों को समझिए। पहला विधि है कि यदि समस्त पद के आरंभ में भर हो, निर हो, प्रति हो, यथा हो, बे हो, आ हो, बो हो, उप हो, यावत हो, अधि हो, अनु हो। कितनी चीज हो, फिर से देखिए, कितने चीज हो, यदि समस्त पद में, समस्त पद मतलब कोई एक वाक्य है, कोई एक वाक्य है, उसके आरंभ में भर हो, निर हो, प्रति हो, यथा हो, बे हो, आ हो, बो हो, उप हो, यावत हो, अधि हो, अनु हो, ऐसे अव्यव हो या इसे उपसर्ग के रूप में आप समझ सकते हैं, ऐसे उपसर्ग हो तो वो क्या कहलाएगा, वो अव्यय भाव समास के पद कहलाएंगे। जैसे यथा, देखिए यथा है यहाँ, यथा तो अव्यय भाव है। प्रति, उप, नीर, अनु, आ, ठीक है, अर्थात यथाशक्ति, प्रत्येक, अनुकूल, निर्विवाद, अनुरूप, आजीवन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, दूसरा नियम क्या कहता है, यदि समस्त पद के वाक्य में क्रिया विशेषण जरूरी हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो भी अव्यय भाव समास हो जाएगा। जैसे यथाशक्ति, यथा तो है, प्रथम पद है, यहाँ देखिए प्रथम पद में अगर यथा लगा हो तो भी वो क्या कहेगा, पहले नियम के अनुसार, पहले विधि के अनुसार वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा। लेकिन जब समस्त वाक्य क्रिया विशेषण का काम करने लगे, ये पूरा क्रिया विशेषण है या शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, आपकी जितनी शक्ति है वो क्रिया है, और उसकी जो विशेषता क्रिया विशेषण, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक, हर एक, घर घर, प्रत्येक घर, ठीक है, साफ साफ, बिल्कुल साफ, भरपेट, पेट भर, निर्विवाद, बिना विवाद के, वाकायदा, कायदे के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा संभव, संभावना के अनुसार, यथा साध्य, साध्य के अनुसार, आजन्म, जन्म तक। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आप याव जीवन देखेंगे, देखिए ये हम आपको यहाँ पे जो चीजें दे रहे हैं, शब्द की शुद्धियों को भी आप ध्यान देंगे। आप जीवन में शब्द की शुद्धि, जैसे कई बच्चों को मैंने देखा है कि उनको जब मैं उज्जवल लिखने के लिए कहता हूँ तो वो ऐसे उज्जवल लिखते हैं, मैं उसे श्रृंगार लिखने के लिए कहता हूँ तो वो ऐसे श्रृंगार लिखते हैं। ये दोनों ही गलत है। उज्जवल लिखना है तो उज्जवल के लिए जो मूल है वो आप ऐसे लिखेंगे, उज्जवल। श्रृंगार में जब आप लिखेंगे तो आप ऐसे देंगे, फिर ये, फिर श्रृंगार। ठीक है, तो शब्दों की शुद्धियों को भी समझेंगे, यहीं से समझ लेंगे, शब्दों की शुद्धियों को पकड़ेंगे। ठीक है, व्यर्थ बिना अर्थ का, यथा नियम, नियम के अनुसार, यथा साध्य, जितना साधा जा सके, क्रिया विशेषण है। तो दो बातें याद रखना है जिस अव्यय भाव समाज को समझने के लिए। पहला तो अव्यय की स्थिति होनी ही चाहिए, पहले क्या होनी चाहिए, पहला पुनरावृत्ति हो, अव्यय की स्थिति हो, समझिएगा बातों को।
समाज में पूर्व पद प्रधान हो, विभक्तिहीन हो, अव्ययभाव का समस्त भाग जो लिंग वचन से विभक्तिहीन हो इत्यादि हो। इसके पहचानने के दो नियम है। पहला नियम यह है कि जिसके अंदर भर है, नीर है, प्रति है, यथा है, बे है, आव है, वो है, उप है, यावत है, यदि है, अनु है, अगर इसका पहले शब्द इन शब्दों के साथ, इन उपसर्गों के साथ प्रारंभ होता है तो वो अव्ययभाव समास है। और दूसरी बात है कि समस्त वाक्य जब क्रिया विशेषण का काम करने लगे तो भी वो क्या है, वो भी अव्ययभाव समास है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास। क्या होता है तत्पुरुष समास? जिस समासिक पद शब्द का दूसरा भाग प्रधान हो। अव्यय में क्या था, पहला भाग प्रधान था। तत्पुरुष समास में क्या है, दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाए। देखिएगा, मैंने आपको कारक का चैप्टर पढ़ाया है और कारक के चैप्टर में मैंने आपको विभक्ति चिन्ह पढ़ाया है। ठीक है, विभक्ति चिन्ह पढ़ाया है, तो विभक्ति चिन्ह एक बार वहां जाके कारक वाले चैप्टर में जरूर देखिए, जरूर से जरूर देखिए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विभक्ति चिन्ह जब लोप हो जाता है तो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। जैसे विभक्ति चिन्ह समझिए, देश के लिए, ये के लिए विभक्ति चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक है, तो देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, इसमें भक्ति दूसरा शब्द है जो ज्यादा प्रधान है। ठीक है, राजा का पुत्र, राजपुत्र, सर से आहत, शराहत, राह के लिए खर्च, राह खर्च, तुलसी द्वारा विभक्ति है, इसकी लोप हो जाएगी, तुलसीदास कृत। ठीक है, राजा का महल, राजमहल। जब विभक्ति चिन्ह लोप हो जाए और साथ ही साथ दूसरा पद क्या हो, महत्वपूर्ण हो, तो दूसरा पद महत्वपूर्ण होगा और विभक्ति चिन्ह की लोप हो जाएगी, सीधा समझना है वो क्या है, वो सर आपका तत्पुरुष समास है। सबसे बड़ी बढ़ के बात क्या, तत्पुरुष समास में मैंने आपको विभक्ति चिन्ह की बारे में बात कहा, मैंने आपको बताया होगा कारक के कुल कितने रूप होते हैं, 8 रूप होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, ये सारी चीजें। तो इनमें से जो 6 है ना, 6 कारक जो हैं, 6 कारक के जो विभक्ति चिन्ह है वो भिन्न भिन्न है, 2 कारक के विभक्ति चिन्ह समान है। इसीलिए जब हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो तत्पुरुष समास में केवल 6 भेद हमें देखने को मिलता है। कितने भेद देखने को मिलता है सर? तो केवल 6 भेद देखने को मिलता है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, आपादान और संबंध। ध्यान रखिएगा, अधिकरण कितने? 6। आइए, कर्म तत्पुरुष क्या होता है, अब याद रखिएगा, कर्म, कर्ता ने कर्म को, देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया, यहाँ कर्ता तो नहीं है, कर्ता गायब हो गया। ठीक है, कर्म है तो कर्म के विभक्ति चिन्ह क्या होती है, याद कीजिएगा, कारक वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा था को। यह जब विलुप्त हो जाए, यह क्या हो जाए, जब यह पद में ना दिखने लगे, और याद रखना है अगर तत्पुरुष है तो दूसरा पद ही समान वो होगा, प्रधान होगा, और दूसरा पद प्रधान होने के कारण ही हम इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, आगे लेकर के चलेंगे। तो कर्म कारक के जो विभक्ति चिन्ह है को, उनकी विलुप्ति हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। जैसे कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, नेत्र सुखद, नेत्र को सुखद, वन गमन, वन को गमन। अब वन गमन या नेत्र सुखद लिखते हैं, और उदाहरण देखिए, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, को गायब हो गया, रथ चालक हो गया, वन गमन, वन को गमन करने वाला, जेव कतरा, जेव को काटने वाला। इतने बड़े शब्द को जब छोटा लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है सर, वही याद रखिए, वही है समास, वही है समास। और समास के कई रूप हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी और आप जान भी रहे होंगे कि जब हम को की विभक्ति चिन्ह को लोप कर दें, अर्थात हम कर्म को गायब कर दें, कर्म के विभक्ति चिन्ह को गायब हो जाए और उसके दूसरे पद समान हो, तो क्या कहलाएगा, कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। अगला, अब जैसे शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न, गिरि को धारण करने वाला गिरिधर, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला स्वर्ग प्राप्त, मुंह को तोड़ने वाला मुंह तोड़, माखन को चुराने वाला माखन चोर। ठीक है, जब करण तत्पुरुष होता है तो आपको याद होगा, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, जब ये लोप हो जाए, एकदम बिल्कुल याद रखना है कि जो हमने कारक में पढ़ा था,
कारक के जो विभक्ति चिन्ह हमने पढ़ा था, कारक की जो विभक्ति चिन्ह समाप्त हो जाएगी, विलोप हो जाएगा, वो वहां पे क्या हो जाएगा, वही तत्पुरुष समास में आएगा, वही तत्पुरुष समास में आएगा। और जो चिन्ह हमें लोप होता हुआ महसूस हो, बस तत्पुरुष समास के उसी भेद में वो आ जाएगा। ठीक है, तो आइए, यह समास दो कारक चिन्ह जैसे से और के द्वारा, दो कारक चिन्ह से और के द्वारा के लोप से बनता है, जहां पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, इनमें दोनों पद के बीच छिपा होता है क्या, से और के द्वारा। आइए, जैसे करुणापूर्ण, करुणा से भरा हुआ या करुणा से पूर्ण हो। शोकाकुल, शोक से आकुल। वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि के द्वारा, सॉरी, वाल्मीकि के द्वारा रचित, के द्वारा भी गायब हो जाएगा और से का भी लोप होगा। जब से और के द्वारा का लोप हो किसी में भी और दूसरा पद प्रधान हो तो क्या कहलाएगा, करण तत्पुरुष कहलाएगा। जैसे कष्ट साध्य, मनमाना, स्वरचित, शोकग्रस्त, भूखमरी, धनहीन, वानाहत, ज्वारग्रस्त। ठीक है, ज्वार से ग्रस्त। आगे बढ़े, मधांध है, रस भरा है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको दिया। इनके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे ऐप पर, ऐप डाउनलोड कीजिए, इनके सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो वहां से आप शब्दों के जो संचयनता है, जो आपके भीतर की जो शब्दकोश है, शब्द वाक्मयता है, शब्द की जो वाक्मयता होगी, वो आप वहां से अपने आप में वृद्धि कर पाएंगे। कहाँ से कर पाएंगे, ऐप से कर पाएंगे। ठीक है, वहां आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, या आप सर को व्हाट्सएप कीजिएगा, सर के नंबर पे 8002959525 पर व्हाट्सएप कीजिएगा, उनको लिखिए लेक्चर नंबर इतना का पीडीएफ चाहिए सर। ठीक है, आपको पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, आइए, संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान में भी तो के लिए होता है, जब के लिए कि यहाँ पे विभक्ति चिन्ह छुप जाए। अच्छा, तो अब समस्या ये है सर, समस्या ये है कि आपने देखा कि करण में भी के लिए है क्या, करण में के द्वारा है, जब यहाँ के द्वारा जाएगा तभी हम उसको देखेंगे। ठीक है, आगे संप्रदान के में जब हम देखेंगे तो जब के लिए लोप हो जाएगा, तब जो दो पदों के बीच जो स्थिति बनेगी वो क्या कहलाएगा, संप्रदान तत्पुरुष कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, संप्रदान तत्पुरुष कहलाएगा। अर्थात विद्यालय, अर्थात विद्या के लिए आलय, विद्यालय। रसोई घर है, रसोई के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए बना हुआ भवन, इत्यादि। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं आपके लिए यहाँ पे मौजूद, आप उदाहरण को ऐप से लेंगे। अगला है आपादान तत्पुरुष। एक मिनट, चाय पी लूं। ठीक है, आपादान तत्पुरुष, आपादान, फिर यहाँ पे वही होगा, आपादान में से होता है कारक चिन्ह। आपादान का कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है। और आपादान की सबसे अच्छी बात, आपादान की जो विशेष बात वो है कि आपादान जब भी होता है, दो शब्द दो भाग के बीच में अलगाव पैदा कराता है आपादान। जब कोई ऐसे शब्द आपको दिखे, ऐसे सामासिक शब्द दिखे जिसमें अलगाव से महसूस हो, अलगाव महसूस हो और वहां पे अलग हो जाए, तो वो अलग की स्थिति महसूस कराए जब से, तब ऐसे समास को हम लोग क्या कहते हैं, तब ऐसे समास को आपादान तत्पुरुष कहते हैं। देखिए, देश निकाला, अर्थात देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से साथ चल रहा था, भ्रष्ट हो गया, मतलब पथ से वो क्या हो गया, आपादान हो गया। जब आपादान वाली स्थिति दिखे तब हम लोग क्या कहेंगे, तमाम उदाहरण है, राइट डाउन कीजिए, तमाम उदाहरण है, राइट डाउन कीजिए उदाहरणों को। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है संबंध तत्पुरुष। आप याद रखिएगा, उदाहरण बहुत सारा मैंने दिया है, ये उदाहरण आपको आपके ऐप पर मिलेगा। ठीक है, आप ऐप पे जाइए, वहां से आपको मिलेगा। संबंध, यहाँ पे का के की है, उसमें मैंने आपको बताया था का के की, ना, ने, री, रा, री, ये सब भी जब होता है तो, लेकिन तत्पुरुष समाज में का के की जब लोप दिखे तो, जैसे सुख योग, सुख का योग, शिवालय, शिव का आलय। अब आप बोलेंगे विद्यालय, विद्या का आलय, तो आपको ये देखना है विद्या का आलय है या विद्यालय विद्या के लिए आलय है। विद्या, जहां विद्यालय में आप जाते हैं तो वहां शिक्षा प्राप्त होता है ना, वहां जाके आप विद्या लेते हैं।
लेकिन शिवालय में जाके आप शिव को प्राप्त कर पाते हैं नहीं ना। उस शिव के लिए बना हुआ मंदिर है, एक मंदिर है, तो जहां हम लोग जाके क्या करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, इसलिए शिवालय। अब बहुत देखिए छोटी छोटी अंतर है, शब्दों का खेल है। इन शब्दों के खेल को आपको हिंदी के लिए बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। यदि आप यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं तो बहुत मानिए बहुत समस्याएं होंगी। बहुत अच्छे 15-20 मार्क्स के मार्क्स होते हैं हर एग्जाम में, 10 नंबर 15 नंबर तो समान हिंदी का होता ही होता है। और अगर आप नेट के विद्यार्थी हैं, बेट के विद्यार्थी हैं, तो नेट बेट में आपको आपके पेपर 2 अगर हिंदी लिटरेचर है उनको समझ उसमें विकसित करना है, तो सर आपको यकीन मानिए कि आपको पेपर 2 हिंदी लिटरेचर पढ़ने के पहले आपको समान हिंदी की संपूर्ण जानकारी हो, ऐसी परीक्षकों की उम्मीद होती है। तो आप वहां से जाके इसको जल्दी से जल्दी देखेंगे। देश रक्षा, देश की रक्षा, अब देखिए संबंध है ना। अब देश निकाला होता, देश से निकाला होता तो वो अपादान हो जाता। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए उदाहरण देखिए कुछ सर, उदाहरण उतारिए, फटाफट उतारिए उदाहरण। फटाफट उतारिए, आगे बढ़े। देखिए जल धारा, जल की धारा, भारत रत्न, भारत का रत्न, पुष्प वर्षा, पुष्पों की वर्षा, उद्योगपति, उद्योग का पति। ठीक है, और उदाहरण उतारिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला है अधिकरण तत्पुरुष। क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में की विभक्ति होती है में और पर। जब में और पर का लोप हो जाए, में और पर का लोप हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? अधिकरण। जैसे देखिए तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। अब यहाँ कार्य कुशल लिखे तो आप में नहीं लिखे हैं ना सर, जब में नहीं लिखे हैं तो कार्य में कुशल। ठीक है, उसी तरह वन में वास, वनवास, ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति, दीन दयाल, दीनों पर दयाल, मतलब गरीबों पर दया करने वाला दीनदयाल। दानवीर, दान देने में वीर, आचार निपुण, आचार में निपुण। ये आचार का मतलब वो खाने वाला आचार नहीं है, ये शिष्टाचार वाला है, इथिक्स वाला है। सिर दर्द, सिर में दर्द। ठीक है, कला कुशल, कला में कुशल। उदाहरण उतारिए, उतारिए उतारिए उदाहरण उतारिए, फटाफट उतारिए। ठीक है, उदाहरण उतारिए फटाफट, लीजिए और उतारिए। ठीक है, चलिए अब हमारे दो समास हो गई। कौन कौन से समास हो गए? एक तो देखिए याद कीजिए, एक हमारा हमने कौन कौन सा समास पढ़ लिया, याद कीजिए। एक कर्म तत्पुरुष पढ़ा होगा आपने, सॉरी तत्पुरुष पढ़ा। एक पहला तत्पुरुष आपने समास पढ़ा, और दूसरा अव्यय भाव समास पढ़ा शायद। हाँ ठीक है, पहला अव्यय भाव समास पढ़ा और दूसरा तत्पुरुष पढ़ा। अब तीसरा हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास। क्या होता है द्वंद्व समास सर? क्या देखेंगे अगला? हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। क्या जिस समास में द्वंद्व की स्थिति हो ऐसा द्वंद्व समास है? नहीं, द्वंद्व समास की मूल बात यह होती है सर कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। दोनों पद प्रधान है, अगर इनमें कोई भी पद गौण हो जाए तो पद की वैल्यू खत्म हो जाएगा। अर्थात कोई भी पद गौण नहीं हो सकता है, अर्थात दोनों पद के विलोम होने से भी यह हमेशा विलोम यह हमेशा नहीं होता। जैसे देखिए द्वंद्व समास दो पदों के प्रधान, दोनों पद ही प्रधान होते हैं, इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होगा। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, एकदम उल्टा पुल्टा होता है। अगर वो अमीर है तो दूसरा पद गरीब हो जाएगा। ठीक है, हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और या अथवा या आ या एवं का प्रयोग होता है। जब हम इस दो को अलग करेंगे तो क्या क्या चलाना होगा? देखिए द्वंद्व समास में लिखे हुए शब्द को अगर हम अलग करते हैं तो वहां हमें और अथवा या एवं का प्रयोग करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए जलवायु, जल प्लस वायु, जल और वायु, जल और वायु। अब जलवायु द्वंद्व समास है। अपना पराया, पाप पुण्य, अमीर गरीब, गुण दोष, अन्न जल, देश विदेश, नर नारी। ठीक है, जब ऐसे शब्द दिखे, ऐसे समासिक शब्द दिखे जिसके दो पद प्रधान हो और दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए
उदाहरण उतारिए, फटाफट उतारिए उदाहरण। आइए, द्वंद्व समास के कुछ भेद हैं, उस भेद को देखते हैं, द्वंद्व समास के प्रकार को देखते हैं। पहला है इतरेत द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व क्या है? इतरेतर द्वंद्व। देखिए नाम से आपको समझ में आएगा इतरेतर द्वंद्व का। इतरेतर मतलब हम आपसे अभी जुड़े हैं तो आपके साथ हम संबंध रखें, लेकिन मेरा अस्तित्व आपका अस्तित्व एक अलग अलग भी है। जब ऐसी स्थिति हो तो वो क्या कहलाता है? इतरेतर द्वंद्व कहलाता है। देखिए थोड़ा सा समझिए, वो क्या कहलाता है? इतरेतर द्वंद्व कहलाता है। देखिए वे द्वंद्व जिसमें शब्द में भी पद जुड़े हो और अपना अलग अस्तित्व भी रखता हो उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इस समास में से जो पद बनता है वे हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है, क्योंकि वे दो या दो से अधिक होती हैं पदों से मिलकर बनता है। जैसे राम और कृष्ण, अब राम कृष्ण, अब देखिए द्वंद्व समास में हमने आपको बताया था, द्वंद्व समास में राम कृष्ण है, उच्च नीचे, आगे पीछे है, सुख दुख है, ये सब द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास के एक प्रकार है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में दोनों पद अपनी अपनी स्थिति से जुड़े तो रहेंगे, लेकिन अपना अलग अलग भी अपना अस्तित्व भी रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जैसे माँ और बाप, माँ बाप, अमीर और गरीब, अमीर गरीब। तो अमीर का अपना अस्तित्व भी है, गरीब का अपना अस्तित्व भी है, लेकिन दोनों मिलकर अपना काम एक साथ बनाता है। दूसरा जो होता है द्वंद्व समास का, वो कहलाता है समाहार द्वंद्व। क्या कहलाता है? समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास में क्या होता है? जब द्वंद्व समास के दोनों पद या समुच्चय बोधक से जुड़ा हो, या वो अलग हो जाने पर अपना अपना स्थिति रखता भी हो और नहीं भी रखता हो। ठीक है, अस्तित्व नहीं रखकर समूह के बोध कराता हो। अब मान के चलिए जैसे दाल रोटी, दाल का अपना अस्तित्व भी, रोटी का अपना अस्तित्व है, लेकिन अकेला दाल अकेला रोटी नहीं, पॉसिबल नहीं। मतलब पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं है कि आप अकेला रोटी नहीं खा सकते, अकेला दाल नहीं खा सकते, लेकिन दोनों के अलग हो जाने के बाद, दोनों के अलग हो जाने के बाद वो मतलब मौलिकता नहीं रह जाएगी, जो मौलिकता ऐसे है। ठीक है, ऐसे हाथ और पांव, आहार निंद्रा, आहार और निंद्रा। ठीक है, तीसरा द्वंद्व समास होता है, इसे कहते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? वैकल्पिक द्वंद्व समास। इस द्वंद्व समास में दो पद के बीच में या अथवा, या अथवा आदि विकल्प छिपे हों। क्या छिपे हो? या हो या अथवा छिपे हुए महसूस हो, वह वैकल्पिक द्वंद्व कहलाता है। जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य। और आप इसको ये भी कह सकते हैं, सर ये पाप और पुण्य भी तो होगा, आप और को अथवा भी तो कह सकते हो। ठीक है, भला बुरा, थोड़ा बहुत। फिर आता है बहुव्रीहि समास। अगला चौथा समास हम लोग का द्वंद्व हो गया, बहुव्रीहि समास। चलिए, तो बहुव्रीहि समास से हम लोग लेक्चर नंबर 12 से देखेंगे बहुव्रीहि समास को। ठीक है, ओके, उम्मीद करते हैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए। ओके, बाय बाय।